हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक कर्मा एंड वेलकम टू आवर चैनल विद्यास थलीवाले सर। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लेकर आए हैं क्लास 10th एमपी बोर्ड का चैप्टर नंबर 13 सिविक्स का फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी का 7th वीडियो लेक्चर। जी हाँ स्टूडेंट्स, चैप्टर 13 फंक्शन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी का आज हम 7th वीडियो लेक्चर लेकर आए हैं। इससे पहले इस चैप्टर के हम ऑलरेडी 6 वीडियो लेक्चर ला चुके हैं, जिसमें हमने ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट, इन सब चीज़ों की बात की है। अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने बात की राज्यसभा के पावर्स की। जी हाँ स्टूडेंट्स, हमने पावर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स देखा, साथ ही साथ हमने क्वालिफिकेशन ऑफ प्रोसीजर ऑफ मेंबर्स, ये सारी बात हमने देखी राज्यसभा के बारे में। और आज के इस वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस पूरे चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बोर्ड एग्जाम से पूछे जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, वो आज पढ़ने जा रहे हैं। जी हाँ, प्रोसीजर ऑफ पासिंग ए बिल, यानी कोई भी बिल कैसे फॉर्म होता है, कोई भी लॉ कैसे फॉर्म होता है, उस प्रोसेस को हम पढ़ने जा रहे हैं। आप इतने सारे नियम कानून जानते हैं, तो ये सारे कानून बनते कैसे, आखिर वो पूरी प्रोसेस आज हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल के बारे में, और हम एक जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे एग्जीक्यूटिव्स का, उसके टाइप्स का। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का वीडियो बहुत ज्यादा अमेजिंग, इंटरेस्टिंग और पॉलिटिकल नॉलेज से पूरा भरपूर रहने वाला है, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। तो चलिए बिना कोई समय गवाए आज के इस अमेजिंग वीडियो को हम शुरू करते हैं। द प्रोसीजर ऑफ पासिंग ए बिल। स्टूडेंट्स, आपने सुना तो होगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स हैं, और अमेंडमेंट करके इसमें और नए नियम कानून जोड़े जाते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नए नए नियम जोड़ दिए जाते हैं। तो आपको तो ये तो पता है कि लॉ मेकर्स हैं कौन, लेजिस्लेचर, यानी पार्लियामेंट वाले लॉ बनाते हैं। बट किस प्रोसेस से बनाते हैं, कैसे लॉ बन जाता है? ऐसा लॉ जो पूरी देश को इफेक्ट करने वाला है, 135 करोड़ की जनसंख्या को असर डालने वाला है। अगर लॉ अच्छा होगा तो 135 करोड़ की जनसंख्या के ऊपर अच्छा असर पड़ेगा। अगर लॉ गलती से गलत लॉ बन गया तो क्या होगा, 135 करोड़ जनसंख्या के ऊपर पूरा गलत प्रभाव पड़ेगा। तो कभी भी गलत लॉ नहीं बनना चाहिए, या गलत लॉ बनता है तो उसे रोका कैसे जाता है, या फिर एक अच्छा लॉ या कोई भी लॉ बनाने की प्रोसीजर कैसी होती है, पार्लियामेंट में लॉ आखिर बनते कैसे हैं, इसी प्रोसेस को आज हम जानेंगे। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं द प्रोसीजर ऑफ पासिंग ए बिल। एक बात आपको ध्यान रखना है कि जब तक कोई लॉ, क्या होता है, जब तक कोई लॉ पूरी तरह से दोनों हाउसेस से, पार्लियामेंट के, लोकसभा से और राज्यसभा से, उसके बाद प्रेसिडेंट का सिग्नेचर, यानी कोई लॉ जब तक पार्लियामेंट से पास नहीं हो जाता तब तक वो लॉ नहीं कहलाता। वो क्या कहलाता है, बिल कहलाता है। उसे हम क्या कहते हैं, बिल। जी हाँ स्टूडेंट्स, लॉ पूरी तरह बनने से पहले क्या कहा जाता है, उसे बिल कहा जाता है। फाइनल जो सिग्नेचर होता है लॉ के ऊपर या बिल के ऊपर, वो होता है प्रेसिडेंट का। जैसे ही बिल के ऊपर प्रेसिडेंट का फाइनल सिग्नेचर होता है, प्रेसिडेंट मंजूरी दे देता है कि हाँ ये नियम कानून सही है, इसे मान्यता मैं देता हूँ। जैसे ही वो अपना सिग्नेचर करता है, वो बिल क्या बन जाता है, फाइनली लॉ बन जाता है। यानी कि लॉ जब अंडर ग्रोइंग प्रोसेस है, लॉ जब अपने अंडर ग्रोइंग प्रोसेस यानी बनने की प्रोसेस में है, तो वो क्या कहलाता है, बिल कहलाता है। और जब लॉ बन जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, लॉ कहते हैं। जी हाँ, जब वो बिल पूरी तरह से बन जाता है तो क्या होता है, लॉ कहलाता है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, बिल जो है वो क्या है, अंडर ग्रोइंग प्रोसेस है लॉ का। लॉ का जो अंडर ग्रोइंग फॉर्म प्रोसेस है वो क्या है, बिल। और एक बार अगर बिल पूरी तरह से पास हो गया तो उसे क्या बोल दिया जाता है, लॉ बोल दिया जाता है। तो ये स्टूडेंट्स होगी बात किसकी, बिल के बारे में। चलिए अब हम देखते हैं कि लॉ फ्रेमिंग में, लॉ बनाने में कौन कौन सी प्रोसीजर लगती हैं। तो स्टूडेंट्स, लॉ बनने की टोटल 7 स्टेप्स हैं। जी हाँ, कुल 7 स्टेप्स में लॉ बनता है। पहले होता है फर्स्ट रीडिंग और प्रेजेंटेशन ऑफ द बिल, फिर सेकंड रीडिंग, कमिटी स्टेज, रिपोर्ट स्टेज, थर्ड रीडिंग। उसके बाद इन सब प्रोसेस होने के बाद बिल को दूसरे हाउस में भेजा जाता है। अगर पहले में पेश हुआ है तो दूसरे में, और दूसरे हाउस में पेश हुआ था तो पहले में। यानी कि अगर लोकसभा में बिल पेश हुआ है तो कहाँ जाएगा, राज्यसभा में, ये सब होने के बाद। और राज्यसभा में पेश हुआ है तो वो ये सब होने के बाद कहाँ आएगा, लोकसभा में आएगा। और दोनों हाउसेस से पास होने के बाद कहाँ जाएगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा, उसकी मंजूरी के लिए। ऐसे मतलब होता है मंजूरी। तो ये 7 स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं बिल बनाने में, लॉ बनाने में। तो चलिए एक थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन जान लीजिए कि ये 7 स्टेप होने से पहले क्या होता है, एक बैकग्राउंड समझते हैं। स्टूडेंट्स, लॉ ये कहता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, एनी मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द आइदर हाउस, एनी मेंबर ऑफ द आइदर हाउस। जी हाँ, किसी भी हाउस का कोई भी मेंबर, यानी लोकसभा हो या राज्यसभा हो, इन दोनों हाउसेस में से कोई भी एक मेंबर क्या कर सकता है, लॉ बनाने के लिए कह सकता है। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर मेंबर्स को ही लॉ बनाने का अधिकार है। कोई भी पर्सन किसी भी टॉपिक पर लॉ बनवा सकता है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे वो राज्यसभा का हो। ठीक, लेकिन शर्त यह है कि लॉ बनाने से पहले, लॉ पेश करने से पहले पार्लियामेंट में हाउस ऑफ द हेड से क्या लेनी होती है, परमिशन, है ना। परमिशन लेनी होती है, विथ 1 मंथ का प्रायर नोटिस लेना पड़ता है। परमिशन लेना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ये कि कोई भी पेश कर सकता है, परमिशन बिफोर 1 मंथ, है ना। परमिशन फ्रॉम हाउस ऑफ स्पीकर, फ्रॉम हेड ऑफ द हाउस कह सकते हैं, क्योंकि राज्यसभा में तो वाइस प्रेसिडेंट होता है।
फ्रॉम हेड ऑफ द हाउस, फ्रॉम हेड ऑफ हाउस। दूसरा प्रायर नोटिस ऑफ 1 मंथ, लॉ पेश करने के शुरू से पहले प्रायर नोटिस ऑफ 1 मंथ, प्रायर मतलब होता है पूर्व, है ना, 1 महीना पूर्व ही नोटिस देना पड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये 2 चीजें होती हैं। और तीसरा ये किसी भी हाउस में पेश हो सकता है बिल, चाहे लोकसभा हो राज्यसभा, कोई मना नहीं कर सकता, ठीक। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं कौन से बिल की, ऑर्डिनरी बिल की। मनी बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में बेस होता है। जी हाँ, मनी बिल क्या है, ऑर्डिनरी बिल क्या है, हम डिटेल में समझेंगे, बट एक शॉर्ट टर्म में आप समझ लीजिए कि मनी बिल मतलब पैसे से रिलेटेड काम जो होंगे, फाइनेंस वाले, ऐसा कोई लॉ जिसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट होगा वो मनी बिल कहलाएगा। और वैसा लॉ सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पेश होता है, राज्यसभा में नहीं। जबकि ऑर्डिनरी बिल जो है वो लोकसभा में भी पेश हो सकता है, राज्यसभा में भी पेश हो सकता है, उसके लिए कोई बॉन्डेज नहीं है। तो फिर कोई भी लॉ, कोई भी हाउस, दोनों में से किसी भी हाउस का कोई भी मेंबर लॉ बनाने के लिए कह सकता है। अपने हाउस ऑफ द हेड से उसे क्या करना पड़ेगा, हेड ऑफ द हाउस से उसे परमिशन लेनी पड़ेगी अपने हाउस के अध्यक्ष से। अगर लोकसभा का है तो स्पीकर से परमिशन लेगा, और राज्यसभा का है तो वाइस प्रेसिडेंट से परमिशन लेगा कि मुझे लॉ बनाना है, ऐसा लॉ मुझे पेश करना है पार्लियामेंट में। और उसे लॉ पेश करने से पहले 1 मंथ का प्रायर नोटिस देना पड़ेगा कि 1 महीने बाद, जैसे कोई एक लॉ बनाना है, जैसे मुझे कोई लॉ बनाना है तो मैं पार्लियामेंट में पेश करूंगा, कहूंगा अपने हाउस ऑफ द हेड से, मैं स्पीकर से कहूंगा कि मुझे इस पे लॉ बनाना है, तो मुझे 1 महीने के बाद कोई डेट देंगे कि इतनी तारीख को आपके लॉ के ऊपर डिस्कशन होगा, आपके उस बिल के ऊपर डिस्कशन किया जाएगा, आपने जो सोचा है, तो 1 महीने बाद की आपकी तारीख है, ठीक है, इस तरह से। तो ये पूरी प्रोसीजर होती है। ये 1 मंथ का प्रायर नोटिस इसलिए दिया जाता है स्टूडेंट्स, क्योंकि लोकसभा में आपको पता है 545 मेंबर्स हैं, राज्यसभा में 250 मेंबर्स हैं, तो इतने सारे मेंबर्स अगर एक साथ मिलके सब अपना अपना लॉ लाने लग जाएंगे रोज के रोज, तो फिर क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, किसका लॉ पहले बनेगा, किसके लॉ पे डिस्कशन होगा, टाइम तक नहीं मिल पाएगा ना, पूरा प्रोसेस गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए क्या किया जाता है कि 1 महीने का पहला नोटिस दिया जाता है कि 15 दिन किसी और के लॉ पे डिस्कशन होगा, 10 दिन किसी और के लॉ पे, 5 दिन किसी और के लॉ पे, ऐसा डिस्कशन चलते रहेगा। तो पूरा सब कुछ शेड्यूल हिसाब से रहेगा, टाइम टेबल के हिसाब से। तो ये हो गया स्टूडेंट्स क्या प्रोसीजर है पासिंग ऑफ बिल का, है ना, प्रोसीजर है। तो चलिए अब हम बात करते हैं, तो इंट्रोडक्शन हो गया, एक बैकग्राउंड हो गया। अब हम बात करेंगे जो स्टेप्स है, कौन से स्टेप है, 7 स्टेप्स। उन स्टेप्स को एक एक करके पढ़ेंगे जिनसे क्या फॉर्म होता है, बिल फॉर्म होता है या लॉ फॉर्म होता है। द प्रोसीजर ऑफ पासिंग बिल में सबसे पहली स्टेज है फर्स्ट रीडिंग और प्रेजेंटेशन ऑफ द बिल। जी हाँ, फर्स्ट रीडिंग, यानी कि प्रेजेंटेशन ऑफ बिल को ही फर्स्ट रीडिंग कहा जाता है। फर्स्ट रीडिंग से आप समझ पा रहे होंगे, फर्स्ट रीडिंग, पहला पढ़ना, है ना, तो पहली बार उस बिल को पढ़ना होता है, उसे पढ़ा जाता है, उसे ही प्रेजेंटेशन ऑफ बिल कहते हैं। यानी कि जिस दिन बिल प्रेजेंट होगा हाउस में, उसी दिन उस बिल को पढ़ा भी जाएगा। जी हाँ, जिस दिन प्रेजेंट होगा उस दिन पढ़ा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जो सदन की कार्यवाही है, यानी पार्लियामेंट का जो वर्किंग है, वो सुबह 11 बजे शुरू होता है मान लीजिए, तो 11 बजे क्या होगा, बिल प्रेजेंट किया जाएगा। जिस भी मेंबर का डेट होगा कि आज उसको बिल पेश करना है, तो वो खड़ा होगा, बिल पेश करेगा। स्पीकर बोलेंगे कि बिल पेश करना है, जिसका भी नंबर है बिल पेश करे, तो पर्सन खड़ा होगा, परमिशन मांगेगा कि मुझे बिल पेश करना है, फिर वो बिल पेश करेगा, पढ़ना शुरू करेगा। तो देखिए क्या होता है पहले इसमें, देखिए फर्स्ट रीडिंग जो होती है उसे ही प्रेजेंटेशन ऑफ बिल कहते हैं। क्या कहते हैं, फर्स्ट रीडिंग को ही प्रेजेंटेशन ऑफ बिल कहते हैं। एक एक स्टेप को ध्यान से रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन में सीधा सीधा पूछा जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के हिसाब से, बोर्ड एग्जाम के हिसाब से। तो देखिए फर्स्ट रीडिंग को ही क्या कहते हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ बिल कहते हैं। फर्स्ट रीडिंग इज नोन एज प्रेजेंटेशन ऑफ बिल। जी हाँ, फर्स्ट रीडिंग को क्या कहते हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ बिल कहते हैं। अब दूसरी बात कि फर्स्ट रीडिंग में सिर्फ और सिर्फ रीडिंग होती है, याद रखिएगा, कोई डिस्कशन नहीं होता। फर्स्ट रीडिंग को ही प्रेजेंटेशन ऑफ बिल कहते हैं। फर्स्ट रीडिंग में किसी प्रकार की कोई डिस्कशन नहीं होती, यहाँ पर सिर्फ बिल को रीड किया जाता है। जी हाँ, ओनली रीडिंग ऑफ द बिल टू प्लेस, देयर विल बी नो डिस्कशन ऑन द बिल। जी हाँ, बिल को कोई डिस्कस नहीं किया जाएगा कि उसमें क्या है, क्यों है, क्या गलत है, क्या सही है, ऐसा कुछ भी डिस्कशन नहीं होने वाला। सिर्फ और सिर्फ बिल को पढ़ा जाएगा। ये कहाँ होगा, फर्स्ट रीडिंग में या फिर प्रेजेंटेशन ऑफ बिल में, दोनों का मतलब एक ही है, एक ही को बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, अब आते हैं हम सेकंड रीडिंग। दूसरी स्टेप जो होती है वो सेकंड रीडिंग होती है, लेकिन सेकंड रीडिंग से पहले क्या होती है, बिल की कॉपीज। इस बिल की कॉपीज सबको डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। जी हाँ, पूरे हाउस ऑफ मेंबर्स को। सेकंड रीडिंग में क्या होता है, सेकंड रीडिंग अगले दिन होती है, नेक्स्ट डे। तो सेकंड रीडिंग में वो करने से पहले, सेकंड रीडिंग शुरू करने से पहले, उस पर डिस्कशन शुरू करने से पहले बिल की एक एक कॉपी डिस्ट्रीब्यूट होती है हर मेंबर के पास। याद रखिएगा, फर्स्ट रीडिंग में किसी भी तरह का कोई डिस्कशन नहीं होता है। सेकंड रीडिंग जब शुरू करेंगे हम, तो सेकंड रीडिंग से पहले बिल की कॉपीज डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। 545 मेंबर्स हैं, तो 545 जेरॉक्स करेंगे उस कॉपी के, सब तक पहुंचाएंगे ताकि सब लोग पढ़ पाए। वरना एक आदमी जो लिख कर लाया है सिर्फ वो देखेगा, बाकी लोगों को पता भी नहीं चलेगा, है ना, क्या है क्या नहीं, डिटेल में समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए उनके पास रिटर्न डॉक्यूमेंट पहुंचाया जाएगा, जेरॉक्स कॉपी करके उन बिल की कॉपीज। ठीक, तो सेकंड रीडिंग शुरू करने से पहले बिल की कॉपीज डिस्ट्रीब्यूट होती है पूरे हाउस में। फिर उसके बाद सेकंड रीडिंग में क्या किया जाता है, डिस्कशन होता है। फर्स्ट रीडिंग में कोई डिस्कशन नहीं होता था, ठीक, और इसे प्रेजेंटेशन ऑफ बिल कहते थे। 2 पॉइंट याद रखिए इसके बारे में।
सेकंड रीडिंग के बारे में भी 2 पॉइंट याद रखिए कि सेकंड रीडिंग के पहले बिल की कॉपीज डिस्ट्रीब्यूट होती हैं मेंबर्स ऑफ हाउस में, और दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है सेकंड रीडिंग में कि इसमें बिल के मेजर टॉपिक्स पे डिस्कशन होगा। जी हाँ, यहाँ सिर्फ और सिर्फ मेजर टॉपिक्स पे डिस्कशन होगा। फर्स्ट रीडिंग में तो डिस्कशन ही नहीं होता, सेकंड रीडिंग में डिस्कशन होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मेन टॉपिक्स पर, मेजर टॉपिक्स पर डिस्कशन होगा। ये आपको ध्यान रखना है। Only the major topics of the bill will be discussed। जी हाँ, were discussed है ना, इन सिर्फ मेजर टॉपिक्स पर डिस्कशन करें। डिटेल डिस्कशन यहाँ भी नहीं होने वाला, सेकंड रीडिंग में कोई डिटेल डिस्कशन नहीं होगा। तो पहले क्या हुआ, प्रायर नोटिस मिला, परमिशन मिली, बिल पेश हुआ, फर्स्ट रीडिंग हुई। फर्स्ट रीडिंग में कोई डिस्कशन होता नहीं है, अब डिस्कशन नहीं होता फर्स्ट रीडिंग में, फिर बात करते हैं सेकंड रीडिंग की। सेकंड रीडिंग शुरू करने से पहले बिल की कॉपी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं सब मेंबर के पास, और सेकंड रीडिंग में सिर्फ और सिर्फ मेजर टॉपिक्स को, हेडिंग्स को डिस्कस किया जाता है, मेन पॉइंट्स को फोकस किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, जो हाउस ऑफ द हेड होते हैं वो क्या करते हैं, पूरे पार्लियामेंट को डिवाइड कर देते हैं कुछ कुछ पार्ट में। पार्लियामेंट का मतलब हाउस को, जैसे फॉर एग्जांपल 545 है, तो 545 है तो 545 मेंबर्स में मान लीजिए 50-50 मेंबर्स का ग्रुप बन जाएगा, या 10-10 मेंबर्स का भी ग्रुप बना देंगे ना, 50-50 मेंबर्स का ग्रुप बना दिया, या 10-10 मेंबर्स का कुछ ग्रुप बना देंगे, जो भी जितना भी ग्रुप बनेगा। और ये होता है कमिटी स्टेज में। क्या होता है, तीसरा जो स्टेप है वो क्या है, कमिटी स्टेज। यानी कि जो हाउस ऑफ द हेड क्या करते हैं, वो पूरे बिल को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जी हाँ, बिल को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ऐसे अलग अलग कमिटी बना के। क्यों, एक ही बिल जो है, बहुत सारा लंबा चौड़ा बिल है, तो उस एक बिल को अगर एक एक व्यक्ति पढ़ेगा तो कई सारी उससे गलतियां छूट जाएंगी, है ना, बहुत सारे गलत होने के चांसेस होंगे। लेकिन अगर जो बिल है उसका एक एक पेज किसी किसी को बांटा जाए, यानी फ्रंट पेज के ऊपर आप पूरा डिटेल स्टडी करके आइए, एक मेंबर को बोला जाएगा, दूसरे मेंबर को बोला जाएगा आप पूरा डिटेल स्टडी करके आइए, सेकंड पेज को, थर्ड पेज को, ऐसा होगा। यानी जो कमिटीज बनी होती है, डिफरेंट डिफरेंट कमिटीज बनी होती है पार्लियामेंट के हाउस में, लोकसभा में, है ना, तो वो एक कमेटी को दिया जाएगा। जैसे आप लोग ग्रुप वर्क करते हैं, प्रोजेक्ट वर्क करते हैं, तो वैसे ही एक ग्रुप को दे दिया जाएगा कि आपको ये काम करना है, बिल के प्रति आपको ये काम करना है, तो अलग अलग वर्क ऐसे दे दिया जाएगा। तो सब लोग क्या करते हैं, बिल के एक एक माइन्यूट से माइन्यूट टॉपिक को, यानी छोटे से छोटे, माइन्यूट से माइन्यूट टॉपिक को, पार्ट को बिल्कुल अच्छे तरीके से डिस्कस करते हैं, उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, उसे समझते हैं, उसकी गलतियां निकालते हैं, और तो उसमें अमेंडमेंट कर देते हैं। जी हाँ, बिल में सुधार भी करते हैं, गलती निकाल के उसको करेक्ट भी कर देते हैं। कौन लोग, कमिटी स्टेज के लोग। जी हाँ, इस कमिटी के लोग। और कभी कभी इन लोगों को मान लीजिए नहीं समझता उसके बिल के बारे में, जैसे फॉर एग्जांपल कोई कानून आ रहा है, ऐसा कानून आ रहा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मतलब कानून लॉ से रिलेटेड है पूरा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको देते हैं 3 तलाक का एग्जांपल देते हैं कि गवर्नमेंट जो है 3 तलाक के खिलाफ एक बिल लाई थी। यानी कि 3 तलाक क्या होता है हम आपको बता देते हैं कि मुस्लिम मेन लोग अपनी वाइफ्स को ओरली तलाक 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 ऐसा बोलकर उन्हें डाइवोर्स देते थे, तलाक देते थे, और उन विमेंस को किसी कोर्ट में जाने की नहीं पड़ती थी, कुछ नहीं, मुआवजा वगैरह कुछ नहीं मिलता था। ऐसा सभी नहीं करते थे, कुछ लोग करते थे, मुस्लिम धर्म में ऐसा कुछ जगहों पर होता था। तो उन विमेंस के साथ अत्याचार होता था, डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो इसी डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने ट्रिपल तलाक का बिल लाया, जिसे ट्रिपल तलाक, 3 तलाक का बिल कहा गया। तो इस बिल के हिसाब से जो भी व्यक्ति अपनी वाइफ को इस प्रकार से तलाक देगा, बोल के ओरली 3 बार, उसे जेल होगी 7 साल की, है ना, कैद होगी। तो इसी तरह का बिल बन गया। तो अब मान लीजिए हमारे बहुत सारे नेता तो ऐसे होंगे जो मुस्लिम धर्म से बिलोंग नहीं करते होंगे, या जिनको इन सब के बारे में जानकारी ही नहीं होगी। तो वो लोग क्या करेंगे, खुद से तो नहीं समझ पाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, एक्सपर्ट को भी हायर करते हैं। जी हाँ, कमिटी सीट में क्या होता है, या तो बिल को खूब डिस्कस करते हैं आपस में ही खूब, और जरूरत पड़ी तो वो एक्सपर्ट्स को भी हायर करते हैं। क्योंकि आपको पता है कई लीडर्स, कई नेता तो ऐसे हैं जो अनपढ़ है, कुछ भी पढ़े लिखे नहीं है, या बहुत ही लेस एजुकेटेड है, तो उनको इन मैटर्स से बहुत कम जानकारी होती है, तो वो एक्सपर्ट को हायर कर लेते हैं। तो वो एक्सपर्ट उन्हें बताता है कि देखिए बिल में ऐसा ऐसा है, ऐसी जानकारी है, इसमें गलती ये है, इसमें ये सही किया जा सकता है। तो इस तरह से कमिटी स्टेज वाले अमेंडमेंट कर देते हैं बिल में, तो इतना सारा सुधार हो जाता है। फिर कमिटी स्टेज ऐसा कई दिन तक करती है, उनको टाइम लगता है, 1 हफ्ता 2 हफ्ता जो भी लगता है, 2 दिन 3 दिन। उसके बाद वो अपना पूरा सब कुछ सुधार करने के बाद वो कमिटी क्या करती है, वापस पार्लियामेंट में आके उस हाउस में रिपोर्ट देते हैं कि हमने इतना चेंज किया है, बिल में ये गलती थी, मैंने ये सुधार दिया है, यहाँ पर ये था, यहाँ पर ऐसी गलती हुई है। तो वो क्या करते हैं, अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं, कहाँ पर, हाउस में। जी हाँ, तो कमिटी जो है वो अपना बिल का अमेंडमेंट करके लाके रिपोर्ट सौंपती है। तो ये 5वां स्टेप है। रिपोर्ट जो स्टेज है वो कौन सा स्टेप है, सॉरी 4था स्टेज है। ठीक, पहला ये कि फर्स्ट रीडिंग होगी, जिसे प्रेजेंटेशन ऑफ बिल कहा जाएगा, इसमें कोई रीडिंग टू प्लेस नहीं करता है। दूसरी बात, इसमें कोई डिस्कशन नहीं होता है। दूसरी बात, सेकंड रीडिंग है, लेकिन सेकंड रीडिंग से पहले बिल की कॉपी डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, और सेकंड रीडिंग में सिर्फ मेजर टॉपिक को डिस्कस किया जाता है। जो तीसरा स्टेज है वो है कमिटी स्टेज, मतलब उसमें क्या किया जाता है, डिफरेंट कमिटीज को बिल का अलग अलग सेक्शन पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, अमेंडमेंट करने के लिए दे दिया जाता है।
फिर चौथा स्टेप ये है कि वो कमिटीज बिल में अमेंडमेंट करने के बाद, सुधार करने के बाद क्या करती है, अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट के हाउस को, स्पीकर को, हेड को या फिर वाइस प्रेसिडेंट जो भी हेड होंगे उन्हें सौंपती है कि हमने ये सुधार किया, हमने ये रिसर्च करके इतना चेंज लाया है बिल के अंदर, ऐसा ऐसा सुधार है। तो उसके बाद आता है पांचवा स्टेप क्या है, थर्ड रीडिंग है। जी हाँ, अब सुधारने के बाद जैसा ओरिजिनली बिल पेश किया गया था उसमें गलतियां सब निकाल देने के बाद, अमेंडमेंट करने के बाद अब एक नया बिल पेश हुआ है, वही बिल है, बस टॉपिक वही है, बस इसमें नियम कानून थोड़े से बदले होंगे कि 7 साल की जगह 8 साल की सजा दी जाएगी, या ओरली देगा तो उसका कुछ प्रूफ भी होना चाहिए तलाक, तो उसको सजा दी जाएगी, ऐसा कुछ चेंजेस कर दिएगा। ठीक है, तो ये होगा थर्ड रीडिंग। अब थर्ड रीडिंग में एक एक माइन्यूट से माइन्यूट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होगा। जी हाँ, सेकंड रीडिंग में सिर्फ मेजर टॉपिक्स पर डिस्कशन हो रहा था, लेकिन थर्ड रीडिंग में माइन्यूट से माइन्यूट, छोटे से छोटे टॉपिक पर भी क्या किया जाएगा, डिस्कशन किया जाएगा, बहुत अनिवार्य है। तो ये हो गया क्या, थर्ड रीडिंग। उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट, थर्ड रीडिंग होने के बाद सारे लोग सिग्नेचर करते थे बिल के ऊपर, क्योंकि अब कुछ बचा ही नहीं ना, रिसर्च भी हो गई, अमेंडमेंट भी हो गया, डिटेल टॉपिक भी पढ़ लिए, ब्रॉडली मेजर टॉपिक्स को भी डिस्कस कर लिया, फर्स्ट रीडिंग भी होगा, कॉपी भी डिस्ट्रीब्यूट हो गई, रिसर्च भी कर लिया, कमेटी भी बन गई, रिपोर्ट भी सौंप दी, और फाइनली वो पूरी तरह से लॉ बिल जो है पूरी तरह से तैयार हो गया है। तो सारे उस हाउस के लोग सिग्नेचर कर देते हैं। ठीक है, हमने भी, हमारी तरफ से भी रेडी है बिल, हमारी तरफ से भी रेडी है। फिर हाउस ऑफ द हेड भी उस पर सिग्नेचर करता है, फिर वो भेजता है अगले हाउस में कि दूसरे हाउस वाले भी इसको देख ले, पढ़ ले, उस पर रिसर्च कर ले। तो अगर लोकसभा में पेश हुआ है तो बिल को कहां भेजा जाएगा, राज्यसभा में भेज दिया जाएगा कि राज्यसभा वाले उसके ऊपर रिसर्च करें, राज्यसभा वाले उस बिल को समझे, उसके टॉपिक्स को डिस्कस करें। अगर राज्यसभा में पेश हुआ रहता, ये सारी प्रोसेस जो है यहां से लेके पूरी प्रोसेस यहां तक, थर्ड रीडिंग तक, सारी प्रोसेस अगर कहां पर हुई होती, राज्यसभा में, तो वो लोग बिल कहां भेजते, लोकसभा में। और अगर ये लोकसभा में हुई है तो ये यहाँ के बाद कहां जाएगा बिल, राज्यसभा में। याद रखिएगा कि दोनों में से किसी भी हाउस में पेश हो सकता है। एक हाउस में ये चारों स्टेप, पांचों स्टेप होने के बाद जो छठवीं स्टेप होती है वो दूसरे हाउस में भेजने की होती है। तो दूसरे हाउस वाले भी क्या करेंगे, उसके ऊपर फिर वही प्रोसेस अपनाएंगे। मतलब जरूरी नहीं है कि अपनाएंगे, क्योंकि पहले से इतना सुधार क्या है, चेंज हो क्या है, एक बार पढ़ेंगे, अगर गलती बाई चांस निकल गई तो वो भी चेंज करने बोलेंगे, और नहीं निकली गलती तो एज इट इज वो भी पास कर देंगे, वो भी सिग्नेचर कर देंगे हाउस ऑफ द हेड और उस हाउस के सारे मेंबर, सिग्नेचर हो गया। उसके बाद फिर बिल वापस आ जाता है हाउस में, और फिर कहां भेजते हैं, प्रेसिडेंट के पास। अब दोनों हाउसेस का सिग्नेचर हो गया, दोनों हाउस के हेड का सिग्नेचर हो गया, दोनों के पूरे मेंबर्स का सिग्नेचर हो गया, इन सब का सिग्नेचर भी हो गया, इन सब का सिग्नेचर भी हो गया। ठीक है, तो अब वो बिल जाएगा प्रेसिडेंट के पास, राष्ट्रपति के पास, कि वही तो पार्लियामेंट का मेन हेड है, वही तो मेन कंट्रोल करता है, मेन एग्जीक्यूटिव है। तो वो क्या करेगा, बिल को पढ़ेगा, उसके ऊपर सिग्नेचर करेगा। और आपको बता दें स्टूडेंट्स, उसके पास भेजना नहीं भेजना, मतलब भेजना की कोई जरूरत भी नहीं हो सकती है। जैसे भेजना तो पड़ता है, ये प्रोसीजर है, प्रोटोकॉल है, फॉलो करना पड़ता है, लेकिन उसके पास भेजे और प्रेसिडेंट की इच्छा हो कि उसमें सिग्नेचर नहीं करना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, उसे करना ही पड़ेगा, उसकी मजबूरी है। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि बिल को रिजेक्ट कर दे कि मैं नहीं मानता या मैं सिग्नेचर नहीं करूंगा। ऐसा राष्ट्रपति के पास, प्रेसिडेंट के पास कोई पावर्स नहीं होते। जी हाँ, प्रेसिडेंट को मानना ही पड़ता है, प्रेसिडेंट को उसके ऊपर सिग्नेचर देना ही पड़ता है। तो फाइनली जैसे ही प्रेसिडेंट इस पे सिग्नेचर कर देता है तो बिल क्या बन जाता है, लॉ बन जाता है। तो स्टूडेंट्स ये थी 7 स्टेप्स जिनसे लॉ फॉर्मेशन होता है। हमने देखा कि बिल फॉर्म होने से पहले, बिल जो है पेश करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, हाउस ऑफ द हेड से परमिशन लेनी होती है और 1 मंथ का प्रायर नोटिस देना पड़ता है। साथ ही साथ कोई भी मेंबर चाहे तो बिल पेश कर सकता है, किसी भी हाउस में पेश कर सकता है, बस मनी बिल को छोड़ के, क्योंकि मनी बिल तो सिर्फ कहाँ पेश होता है, लोकसभा में पेश होता है। क्यों होता है, क्या होता है, आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बाद। पर ये तो हो गया हमारा पहला स्टेप। पर जो फिर उसके बाद क्या होता है, ये बैकग्राउंड वाला स्टेप होगा। पहला स्टेप में क्या हो जाएगा, जो पहली स्टेप है बिल को फॉर्म करने या लॉ फॉर्म करने की, तो लॉ फॉर्मेशन का पहला स्टेप ये है कि फर्स्ट रीडिंग या फिर प्रेजेंटेशन ऑफ द बिल। जी हाँ, पहले दिन क्या होता है, बिल को प्रेजेंट किया जाता है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ रीडिंग होती है, पहली बार बिल को पढ़ा जाता है, पहली दफा बिल को पढ़ा जाता है, यहाँ पर कोई डिस्कशन नहीं होता है। दूसरी स्टेज जो है वो सेकंड रीडिंग की है। सेकंड रीडिंग करने से पहले बिल की कॉपीज डिस्ट्रीब्यूट होती है पूरे हाउस के मेंबर्स के बीच। जी हाँ, बिल की कॉपीज को क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है हाउस के पूरे मेंबर्स के बीच। ये होता है सेकंड रीडिंग से पहले। सेकंड रीडिंग में सिर्फ और सिर्फ मेजर टॉपिक्स को डिस्कशन किया जाता है। फर्स्ट रीडिंग में तो सिर्फ और सिर्फ बिल को पढ़ा जाता है, कोई डिस्कशन ही नहीं होता। जबकि सेकंड रीडिंग में बिल की कॉपी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और साथ ही साथ मेजर टॉपिक्स पे, मेन टॉपिक्स पे डिस्कशन भी होता है। तो ये बात की हम किसकी, हमने बात की है किसकी, बिल के सेकंड रीडिंग की। दूसरी स्टेप है लॉ फॉर्मेशन की। अब हम बात करें तीसरे स्टेज की। तीसरा स्टेप क्या है लॉ फॉर्मेशन का, तो वो है कमिटी स्टेज। जी हाँ, बिल के मेजर टॉपिक्स को पढ़ने के बाद पार्लियामेंट में, उस हाउस में क्या होता है, वेरियस टाइप की कमिटीज बनी होती है, अलग अलग ग्रुप्स बने होते हैं। तो बिल का एक एक सेक्शन, एक एक ग्रुप को बांट दिया जाता है कि तुम बिल के इस पार्ट पर डिस्कशन करो, इसमें सुधार करो, इसको चेंज लाओ। इससे फायदा ये होता है कि बिल के एक एक छोटी से छोटी गलती भी सब लोग देख पाते हैं, एक भी गलती उसमें से छूटती नहीं है। ये होता है कमिटी स्टेज में।
तो कमेटी वाले क्या करते हैं, उस बिल को बहुत ही डिटेल स्टडी करते हैं। अगर उन्हें जरूरत पड़ती है तो वो एक्सपर्ट्स को भी हायर करते हैं उस बिल के पार्ट को समझने के लिए, पूरे सिचुएशन बैकग्राउंड को जानने के लिए, और क्या सुधार उन्हें लगता है कि ऐसा चेंज होना चाहिए वो करते भी हैं। उसके बाद वो सब सुधार करने के बाद, बिल में अमेंडमेंट कर लेने के बाद, वो लोग क्या करते हैं, बिल सबमिट करते हैं। कहां पर आकर रिपोर्ट देते हैं, किसको, हाउस ऑफ द हेड को वापस आकर देते हैं। ऐसा करने के लिए उन्हें समय मिलता है, हफ्ता, 2 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन समय मिलता है। फिर वो आके अपना बिल क्या करते हैं, रिपोर्ट जो है अपने बिल की रिपोर्ट पार्लियामेंट में उस हाउस में सबमिट करते हैं। तो हाउस ऑफ द हेड फिर से रिपोर्ट को पढ़ता है, वो देखता है कि अब सारे गलत चीजें दूर हो चुकी है, अमेंडमेंट भी हो चुका है, एक्सपर्ट भी हायर किए जा चुके हैं, एक एक पार्ट को बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया गया। अब थर्ड रीडिंग में फिर से पूरा डिस्कशन होगा। जी हाँ, रिपोर्ट स्टेज के बाद जो आखिरी चौथा है स्टेप है, आखिरी नहीं चौथा पांचवा जो स्टेप है, रिपोर्ट जो चौथा है, फर्स्ट रीडिंग पहला, सेकंड रीडिंग दूसरा, कमिटी तीसरा, और रिपोर्ट जो है वो चौथा स्टेज है। जी हाँ, रिपोर्ट स्टेज जो है चौथा स्टेप है बिल फॉर्म होने का। अब रिपोर्ट आएगी कि हमने इतना इतना चेंज किया, ये फाइनल रूल, जिसने पेश किया था उसने वही टॉपिक पे बिल बन रहा है, उसी टॉपिक पे लॉ बन रहा है, लेकिन अब उसमें नियम कानून थोड़े से बदले हैं। जैसे किसी ने सोचा था कि 3 तलाक में जिसने पेश किया होगा कि 7 साल की सजा देंगे हम उस पर्सन को जो करेगा, तो लेकिन कमिटी ने अमेंडमेंट करके कर दिया कि 7 साल की नहीं, हम 6 साल की सजा देंगे, और सजा देने के बाद अगर वो मान जाता है कि वो तलाक नहीं देगा और क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, तो उसे माफी दे दी जाएगी, यानी कि सजा कम की जा सकती है, उसे मुआवजा जुर्माना भरना पड़ेगा। बस इस तरह की चीजें, नई चीजें अमेंडमेंट करके डाल दी गई। ठीक है, तो थर्ड रीडिंग हो गया। थर्ड रीडिंग में पूरा और फिर से पूरा डिटेल में डिस्कशन होने के बाद, रिपोर्ट आने के बाद जो फाइनल बन गया है बिल, उसके ऊपर एकदम डिटेल में डिस्कशन होगा। डिस्कशन होने के बाद सारे मेंबर्स उसको एग्री करेंगे, उसके ऊपर सिग्नेचर करेंगे, हाउस ऑफ द हेड का सिग्नेचर होगा, सबकी मंजूरी मिल जाएगी। फिर इस बिल को भेजा जाएगा दूसरे हाउस में। अगर लोकसभा में सारा वर्क हुआ है अभी बताया वाला, तो राज्यसभा में बिल जाएगा। अगर ये सारा बताया हुआ वर्क राज्यसभा में हुआ है तो कहाँ बिल आएगा, लोकसभा में आएगा। और फिर उस हाउस के लोग भी वो क्या करेंगे, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, उसमें से देखेंगे गलती है कि नहीं निकली तो फिर वैसा का वैसा पास कर दें, निकल गई गलती तो चेंज करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद फिर क्या होता है, बिल भेजा जाता है प्रेसिडेंट के पास, राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए, एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। जी हाँ, क्योंकि पार्लियामेंट का हेड वही है, लेजिस्लेचर का एग्जीक्यूटिव सबसे मेन वही है, वही कंट्रोल करता है पूरे पार्लियामेंट को। फिर उसके बाद जैसे ही प्रेसिडेंट का एसेंट मिल जाता है, जो बिल है क्या बन जाता है, लॉ बन जाता है। इसके बाद भी स्टूडेंट्स, अगर कभी मान लीजिए सारी प्रोसेस में कोई गलती रह गई, कुछ गड़बड़ है, कुछ ऐसा रहेगा जो असंवैधानिक यानी कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, संविधान के खिलाफ है, तो सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरफेयर करता है। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो कभी भी इंटरफेयर कर सकता है, और इन सभी मेंबर्स को कभी भी इस लॉ को चेंज करने, उसे रोकने, उसे बदलने या वैसा का वैसा रखने भी बोल सकता है। जी हाँ, ये काम किसका है, सुप्रीम कोर्ट का है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनल टच देना, उसे चेंज करना, नया बनाना, ये सब किसका काम है, सुप्रीम कोर्ट का ही काम है। और ये कहाँ लिखा हुआ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स, ये हो गया पूरा स्टेज, पूरी प्रोसीजर पासिंग बिल की। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे पूरी स्टेप बाय स्टेप लिखी है, हमने डिटेल में डिस्कशन दिया है। तो चलिए, ये हो गया प्रोसीजर ऑफ पासिंग ए बिल। चलिए हम बात करते हैं बिल के बारे में कि मनी बिल क्या होता है और ऑर्डिनरी बिल क्या होता है। सो स्टूडेंट, जैसा कि आप सब पढ़ चुके हैं कि कोई भी लॉ पार्लियामेंट से पास होने के पहले बिल कहलाता है। जी हाँ, कोई भी लॉ जब अंडरगोइंग प्रोसेस में होता है, यानी कि जब वो बन रहा होता है, तो उसे लॉ नहीं कहा जाता, उसे क्या कहा जाता है, बिल कहा जाता है। तो चलिए हम देखते हैं बिल के कुछ टाइप्स होते हैं, कौन से वो टाइप हैं, क्या कहते हैं उन्हें, उनकी क्या खासियतें हैं। चलिए हम पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको ध्यान ये रखना है कि जो बिल है वो टोटल 2 टाइप्स का होता है। जी हाँ, बिल जो होता है वो कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप का होता है। एक होता है मनी बिल, क्या होता है, मनी बिल होता है। दूसरा जो होता है वो होता है ऑर्डिनरी बिल, क्या होता है, ऑर्डिनरी बिल। अब मनी बिल का मतलब वो बिल जो फाइनेंस से रिलेटेड है, पैसे से रिलेटेड है, ठीक, फाइनेंशियल बिल भी इसको बोल देते हैं। और ऑर्डिनरी बिल का मतलब होता है साधारण बिल, सामान्य, जिसका पैसे से कोई लेना देना नहीं है। अब पैसे से लेना देना है मतलब क्या, अगर मान लीजिए कोई लॉ बनने जा रहा है, फॉर एग्जांपल लॉ बनने जा रहा है कि छात्रों को, हर छात्र को स्कॉलरशिप दी जाएगी, तो इसका मतलब क्या हो गया, स्कॉलरशिप में पैसे मिलेंगे। इसका मतलब ये कि उस लॉ में पैसे का इन्वॉल्वमेंट है, यानी पैसे की उसमें इन्वॉल्वमेंट है। तो वो बिल कौन सा होगा, फाइनेंशियल ऑर्डिनरी बिल होगा या मनी बिल होगा, मनी बिल होगा, ऑब्वियस सी बात है, पैसे का इन्वॉल्वमेंट है। तो यही होता है। हमने स्पीकर के फंक्शन में पढ़ा था कि स्पीकर का एक पावर है, फंक्शन है, कि वही डिसाइड करता है कि कोई बिल मनी बिल है या ऑर्डिनरी बिल है। जी हाँ, स्पीकर डिसाइड्स वेदर ए बिल इज मनी बिल और नॉट, है ना, वही डिसाइड करता है। तो इस तरह से 2 टाइप के बिल हो गए, एक मनी बिल और दूसरा ऑर्डिनरी बिल। तो एक बात आपको बता दें कि मनी बिल जो है इट इज ओनली प्रेजेंटेड इन लोकसभा, याद रखिएगा, मनी बिल इज प्रेजेंटेड इन लोकसभा ओनली। मनी बिल जो है प्रेजेंटेड इन लोकसभा ओनली, याद रखिएगा, मनी बिल इज प्रेजेंटेड इन लोकसभा ओनली। ये 1 वर्ड के लिए पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा, भूलिएगा मत, मनी बिल प्रेजेंटेड इन लोकसभा ओनली। जी हाँ,
जबकि ऑर्डिनरी बिल जो है इट कैन बी प्रेजेंटेड इन बोथ ऑफ द हाउस, इट कैन बी प्रेजेंटेड इन बोथ ऑफ द हाउसेस। जी हाँ, ये दोनों हाउसेस में प्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये स्टूडेंट्स हमने बात कर ली किसकी, मनी बिल की और ऑर्डिनरी बिल की खासियतें हैं। तो देखिए मनी बिल जो है उसको एक और नाम देते हैं फाइनेंशियल बिल, मनी बिल को एक और नाम क्या देते हैं, फाइनेंशियल बिल। वो कहाँ प्रेजेंट होता है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में। कोई बिल मनी बिल है या नहीं है कौन डिसाइड करेगा, स्पीकर, ठीक। और ऑर्डिनरी बिल कहाँ है, ये क्या ऑर्डिनरी बिल जो है इसको ऑर्डिनरी बिल मतलब सामान्य बिल ही बोलते हैं, इसका कोई दूसरा नाम नहीं है। अब ये कहाँ पेश हो सकता है, बोथ हाउसेस में ना, इसको बोथ हाउसेस में प्रेजेंट किया जा सकता है। जी हाँ, ये दोनों हाउसेस में प्रेजेंट होता है और इसके ऊपर लॉ कोई भी फॉर्म कर सकता है, लोकसभा भी राज्यसभा भी, है ना। राज्यसभा में ऑल्सो फॉर्म, राज्यसभा प्लस लोकसभा में फॉर्म लॉ ओवर इट, लॉ ओवर इट, है ना। और कुछ चेंजेस करने हैं तो वो भी यही कर सकते हैं। जी हाँ, लोकसभा भी चेंज कर सकता है ऑर्डिनरी बिल में, राज्यसभा भी, लेकिन मनी बिल में सिर्फ और सिर्फ लोकसभा ही चेंज कर सकता है, राज्यसभा का इसमें कोई रोल नहीं है। बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये बात कर रहे हैं मनी बिल और ऑर्डिनरी बिल की। अगर आपको डिफरेंस की हम बात करें, कभी कभी डिफरेंस भी पूछ देता है 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के लिए, तो हम डिफरेंस देख लेते हैं क्या होता है। तो मनी बिल का मतलब क्या, मनी बिल इज ऑल्सो नोन एज फाइनेंशियल बिल, ऑर्डिनरी बिल हैज नो अदर नेम, ठीक, पहला डिफरेंस। दूसरा, मनी बिल इज प्रेजेंटेड इन लोकसभा ओनली। और फिर बात करेंगे ऑर्डिनरी बिल की, ऑर्डिनरी बिल में बी प्रेजेंटेड इन आइदर ऑफ द हाउसेस या बोथ हाउसेस, लोकसभा राज्यसभा दोनों में से किसी एक में या दोनों में पेश हो सकता है। तीसरा डिफरेंस कि स्पीकर विल डिसाइड विच बिल इज अ मनी बिल और नॉट। जी हाँ, और ऑर्डिनरी बिल की बात तो डजंट रिक्वायर्ड एनी डिसाइडेशन। जी हाँ, ऑर्डिनरी बिल को किसी डिसाइडेशन की जरूरत नहीं पड़ती भाई, क्योंकि ऑर्डिनरी बिल पहले से ही वो साधारण है। अगर ऑर्डिनरी बिल, कोई भी बिल जो पेश होता है समझ लीजिए वो ऑर्डिनरी ही होता है, लेकिन उसको कौन डिसाइड करता है कि वो ऑर्डिनरी रहेगा या मनी बिल रहेगा, तो स्पीकर डिसाइड करता है। जैसे बिल पेश हुआ तो स्पीकर उस बिल को समझेगा, 1 महीने पहले तो प्रायर नोटिस मिल जाता है, तो क्या करता है उसे समझता है, देखता है, सुनता है, बोलता है कि नहीं इसमें तो पैसे की इन्वॉल्वमेंट है, ये लोकसभा में चलेगा। या फिर राज्यसभा में पेश हुआ तो वहां का हेड भी इधर भेज देगा कि नहीं भाई ये स्पीकर के अंडर का काम है, उसे भेज दो क्योंकि पैसे से रिलेटेड काम है। तो इस तरह से ये बिल होते हैं, इस तरह से मनी बिल चलता है, इस तरह से ऑर्डिनरी बिल का काम होता है, इस तरह से बिल का प्रोसेस है। तो स्टूडेंट्स ये हमने बात करी बिल की, बिल के टाइप्स की। चलिए अब हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव्स की, कि एग्जीक्यूटिव्स क्या होते हैं, उनकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हम ले लेते हैं। स्टूडेंट्स हम बात करेंगे एग्जीक्यूटिव की। तो एग्जीक्यूटिव जो होता है वो ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में से बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। जी हाँ, हमने पढ़ा कि ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में 3 होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो अभी तक हमने बात की लेजिस्लेचर की, यानी पार्लियामेंट, राज्यसभा, लोकसभा की। अब हम बात कर जा रहे हैं अपने ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में दूसरे ऑर्गन की, जो कि कौन है, एग्जीक्यूटिव है। जी हाँ, लेजिस्लेचर की बात कर लेने के बाद अब हम बात करेंगे एग्जीक्यूटिव की, यानी कि प्रेसिडेंट की, प्राइम मिनिस्टर की, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। तो चलिए हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव्स क्या होते हैं। सबसे पहले याद रखिए कि एग्जीक्यूटिव्स जो हैं वो ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, और दूसरे ऑर्गन्स को प्रॉपर्ली फंक्शंस करने के लिए, अच्छे से काम करने के लिए किन की आवश्यकता होगी, एग्जीक्यूटिव्स की आवश्यकता होगी। यानी बिना एग्जीक्यूटिव के ना लेजिस्लेचर लॉ बना के कुछ कर पाएगा, ना ही लॉ को प्रोटेक्ट करने वाला जुडिशरी कुछ कर पाएगी। जब लॉ लागू ही नहीं होगा तो लॉ बनाने का मतलब भी नहीं है, लॉ को प्रोटेक्ट करने का भी मतलब नहीं है। यानी जुडिशरी और लेजिस्लेचर का जो वर्क है ज्यादा अच्छे से तभी हो पाएगा जब कौन काम करते रहेगा, एग्जीक्यूटिव्स काम करते रहेंगे। तो एग्जीक्यूटिव जो होते हैं स्टूडेंट्स वो 2 कैटेगरी, 2 टाइप के होते हैं। देखिए जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो 2 कैटेगरी, 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं कौन, स्टेट एग्जीक्यूटिव्स, ध्यान से देखिएगा। एक होते हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव्स यानी स्टेट वाले, स्टेट गवर्नमेंट के, ठीक। और दूसरे होते हैं सेंट्रल एग्जीक्यूटिव्स। कौन होते हैं, सेंट्रल यानी कि केंद्रीय। जी हाँ, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव्स, स्टेट एग्जीक्यूटिव और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव्स। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की बात हम आपको पहले कर लेते हैं, जो केंद्र सरकार के हैं, जो केंद्र को संभालते हैं। तो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में सबसे ऊपर, सबसे पहले होता है प्रेसिडेंट। कौन होता है, प्रेसिडेंट, ठीक। और दूसरे नंबर पे आता है कौन, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। प्रेसिडेंट मतलब कौन, राष्ट्रपति, और प्रधानमंत्री मतलब प्राइम मिनिस्टर। और तीसरे जो है वो कौन है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। कौन होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल भी इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, केंद्रीय मंत्रिमंडल। अभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है स्टूडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर जो अकेले वर्क नहीं कर सकता। जैसे कि बहुत सारे आप देखते हो कि हेल्थ का डिपार्टमेंट है, ठीक है, हेल्थ है, फिर स्टडी वाला यानी एजुकेशन वाला है, यानी कि एजुकेशन डिपार्टमेंट है, और फिर ट्रांसपोर्ट वाला है,
फिर ट्रेड वाला है, कम्युनिकेशन है, इतने सारे डिपार्टमेंट को अकेला प्रधानमंत्री संभाल नहीं सकता। तो वो क्या करता है, एक मिनिस्टर बना लेता है हेल्थ के लिए, एक एजुकेशन के लिए, एक ट्रांसपोर्ट के लिए, एक ट्रेड के लिए, ऐसे बना लेता है। फिर क्या करता है, इन सारे अलग अलग मिनिस्टर को उनका काम सौंप देता है और उनको वो कंट्रोल करता है। यानी कि प्राइम मिनिस्टर अपने हेल्प करने के लिए जिन मिनिस्टर को चुन के रखता है अलग अलग फील्ड के लिए, उन्हें बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। क्या बोलते हैं उन्हें, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये सेंट्रल गवर्नमेंट में होते हैं। जबकि हम बात करें स्टेट एग्जीक्यूटिव में, तो स्टेट एग्जीक्यूटिव में भी वही होता है। स्टूडेंट्स इसके पहले भी हम पढ़े हैं कि हर लेवल का, जितने भी लेवल की गवर्नमेंट होती है ना, हर लेवल में अपने खुद के लेजिस्लेचर, खुद के एग्जीक्यूटिव, खुद के जुडिशरी होते हैं। तो यहाँ भी खुद के एग्जीक्यूटिव होंगे। जैसे यहाँ पे 3 एग्जीक्यूटिव हैं, तो यहाँ पे भी तो 3 एग्जीक्यूटिव होंगे स्टेट में भी। तो स्टेट में प्रेसिडेंट की जगह पर कौन होता है, गवर्नर। जी हाँ, ये भी प्रेसिडेंट ही है, बट उसको प्रेसिडेंट नहीं बोलते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, गवर्नर बोलते हैं। सारे नाम बदले हैं, यहाँ पे जो नाम होंगे, काम इनका बिल्कुल वही है जो इनका है, बट इनके बस नाम बदले गए हैं। क्योंकि एक ही देश में 2 प्रेसिडेंट तो नहीं हो सकते ना, 2 प्राइम मिनिस्टर या 2 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो हम नहीं बोल सकते, इससे नाम बदल दिया गया। बट काम सबका एक है। ये पूरे देश के लेवल पे, बड़े लेवल पे वही काम करते हैं, ये स्टेट के लेवल पे, छोटे लेवल पे वही काम करते हैं। गवर्नर यानी किसे क्या बोलते हैं, राज्यपाल बोलते हैं। और यहाँ प्राइम मिनिस्टर की जगह पर कौन होता है, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री होता है। आप जानते भी होंगे, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, है ना। तो प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री। फिर आता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यहाँ भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बट यहाँ पर स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जी हाँ, स्टेट का केंद्रीय मंडल है ना, स्टेट काउंसिल मिनिस्टर, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जी हाँ, ये केंद्रीय मंत्रिमंडल था, ये राज्य मंत्रिमंडल है, याद रखना आपको। ये केंद्रीय मंत्रिमंडल है और ये राज्य, ये सेंट्रल का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं और ये स्टेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं। तो स्टूडेंट इस तरह से हम देख पा रहे हैं एग्जीक्यूटिव के। तो एग्जीक्यूटिव जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट है। इनके वजह से ही बाकी ऑर्गन्स यानी कि जुडिशरी और लेजिस्लेचर अच्छे से फंक्शन कर पाते हैं, सिर्फ एग्जीक्यूटिव की वजह से। एग्जीक्यूटिव 2 टाइप के होते हैं, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव और स्टेट एग्जीक्यूटिव। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में 3 आते हैं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। स्टेट एग्जीक्यूटिव में भी 3 आते हैं, प्रेसिडेंट की जगह वहां पर गवर्नर होता है, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर होता है तो स्टेट में चीफ मिनिस्टर होता है, यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं तो वहां पर स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं। जी हाँ, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल, यहाँ पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री और राज्य मंत्रिमंडल, ये हमें ध्यान रखना है। तो इस तरह से ये हो गया एग्जीक्यूटिव्स के टाइप्स और एग्जीक्यूटिव के फंक्शन। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आई होप वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ ज्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी नॉलेज गेन कर पाए। यदि आपको कोई डाउट है तो कमेंट कर दीजिए, हम आपके डाउट दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर इसी तरह बने रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल विद्यास्थली वाले सर।